जय हिंद दोस्तों। हम लोग अपने ट्रस्ट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन कवर करने के लिए आ गए और इसमें एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग ये पूछा जा सकता है कि ट्रस्ट के प्रकार क्या होते हैं या ट्रस्ट का क्लासिफिकेशन करिए, उसका वर्गीकरण करिए। तो इसलिए हमने ये एक ट्रस्ट रिलेटेड जो भी इसके प्रकार हो सकते हैं, इसके फॉर्म हो सकते हैं, वो हमने बताने की कोशिश करी है और इसको क्लासिफाई कर लिया है बेसिकली 3 आधारों पर। पहला तो ये है कि जो ट्रस्टी होता है, ट्रस्टी की ड्यूटी के आधार पर, ट्रस्टी की ड्यूटी यानी कि उसके कर्तव्यों के आधार पर, कर्तव्यों के आधार पर, ठीक है। दूसरा जो पहला कर्तव्यों के आधार पर, दूसरा जो ट्रस्ट के उद्देश्य हैं, ट्रस्ट के जो उद्देश्य हैं उसके आधार पर, के आधार पर, ठीक है। अच्छा, तीसरा क्या है? तीसरा ये जो है उसके ट्रस्ट को बनाने के आधार पर कि किस तरह से ट्रस्ट बन रहा है, उसके आधार पर इसका वर्गीकरण हो सकता है। तो पहला हो गया अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ ड्यूटीज ऑफ ट्रस्टीज, तो जो ट्रस्टी है उसके कर्तव्यों के निर्वहन के आधार पर है। दूसरा है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रस्ट, यानी कि जो ट्रस्ट के उद्देश्य हैं उसके आधार पर। और तीसरा ये है कि अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ क्रिएशन, किस तरह से ट्रस्ट का क्रिएशन होता है, इस आधार पर हम वर्गीकृत कर लेते हैं। देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, शॉर्ट में तो हमको लगता है ये आपका प्राइवेट और पब्लिक वाला पूछा जा सकता है या कंस्ट्रक्टिव वाला पूछा जा सकता है, ठीक है ना। शॉर्ट में लॉन्ग क्वेश्चन अगर पूछा जाए ट्रस्ट के बारे में तो ये क्वेश्चन बनता है। अच्छा, तो हम लोग अब समझ लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ ड्यूटीज ऑफ ट्रस्टीज, यानी कि जो ट्रस्टी होता है, जो न्यासी होता है, उसके कर्तव्यों के आधार पे कैसा होता है। पहले एक चीज़ समझ लीजिए, ट्रस्ट, अगर आपने इससे पहले एक वीडियो नहीं देखे हैं तो भी समझ लीजिए ट्रस्ट बेसिकली होता है क्या है। ट्रस्ट ए, बी और सी, ये 3 लोग हैं। ट्रस्ट कौन है? ये हमारा मकान है, ये हमारा मकान है, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, हम अपने इस भाई भतीजे बच्चे को देना चाहते हैं। और किस लिए देना चाहते हैं? हो सकता हो इसके नाम करना चाहते हो सकता हो इसका जो है पढ़ने के लिए देना चाहते हो। लेकिन क्या है कि हो सकता हो कि ये भी छोटा हो, ना समझ हो या अस्तित्व में ही ना हो, एग्जिस्टेंस में ना हो, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको नहीं देंगे या ये कह देंगे, इनको दे देंगे कि भाई ऐसा है, ये प्रॉपर्टी आप इनके लिए रखो, इनके फ़ायदे के लिए रखो। और जब इस तरह से हम इनको प्रॉपर्टी देते हैं इनके फ़ायदे के लिए, तो ये ट्रस्ट का सृजन होता है, क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट होता है। इसमें बी जो होते हैं ये ट्रस्टी कहलाते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। ये सी जो होते हैं ये बेनिफिशरी कहलाते हैं, हितग्राही कहलाते हैं। और ये जो सेटलर होते हैं ये लेखक या ट्रस्टकर्ता कहलाते हैं, न्यासकर्ता कहलाते हैं। अब है क्या कि जो सिंपल ट्रस्ट है, तो हम सिंपल ट्रस्ट में क्या करेंगे, सिंपल ट्रस्ट में जो ट्रस्टी होता है उसके ऊपर कोई स्पेसिफिक, कोई अलग तरह की ड्यूटी नहीं होती, केवल उसको एक काम सौंपा जाता है, ट्रस्टी वो काम करके फुर्सत पा जाता है, उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब है क्या, हमने ये ट्रस्ट में हमने इनको मकान दिया, हमने कहा ये मेरा बच्चा है, इसको जब 18 साल का हो जाए आप इसको दे दीजिएगा। इनका एक ही काम है कि 18 साल का इंतजार करेंगे, जब ये 18 साल का होगा तो ये प्रॉपर्टी सी को चली जाएगी। स्पेसिफिक ट्रस्ट में क्या होता है, स्पेसिफिक ट्रस्ट में इनके लिए कुछ अलग से ड्यूटीज़ होती हैं। जैसे मान लीजिए हम ये कहें कि जो ये मकान है और इसका जो भी किराया आता है, किराया आप इसका वसूल करेंगे और उसके बाद में इनकी पढ़ाई पे लगाएंगे। तो इनके लिए एक एडिशनल काम बन गया, क्या बन गया कि भाई ये मकान की देखरेख भी करेंगे, उससे होने वाली इनकम से इनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी उठाएंगे। ये भी हो सकता है, ये हम कहते हैं यार ये हमारा बच्चा भी छोटा है और हमको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा चलने वाले नहीं हैं, तो आप ये मकान बिकवा देना, बिकवाने के बाद जो भी पैसा है वो इनको दे देना। तो यहाँ पर भी ट्रस्टी का एक काम बढ़ गया। पहले वाले मामले में क्या था कि इनको
केवल मकान इनके नाम 18 साल के होने पर कर देना था। अब क्या करना है कि मकान भी बिकवाना है, और जब ये 18 साल के हो जाएंगे तो उसको पैसा भी देना है। और जब मकान बिकवाना हो तो ऐसा नहीं कि औने पौने दाम में बिकवा देंगे, ये जो रीजनेबल तरीका होता है, जो रीजनेबल पैसा मिलता होगा उस आधार पर बिकवाएंगे। ठीक है, तो ये आपको एक चीज़ समझ में आ गई, सिंपल ट्रस्ट और स्पेसिफिक ट्रस्ट। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरे में क्या है कि आपका प्राइवेट और पब्लिक ट्रस्ट। देखिए, सिंपल को साधारण कहते हैं, सिंपल को साधारण कहते हैं, इसको स्पेसिफिक को विशिष्ट कहते हैं, प्राइवेट को व्यक्तिगत कहते हैं और पब्लिक को सार्वजनिक कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो प्राइवेट ट्रस्ट क्या होता है? प्राइवेट ट्रस्ट में होता ये है कि जब, इतना तो आपको समझ में आ गया कि एक ट्रस्ट करने वाला है, दूसरा ट्रस्टी है, तीसरा इसका फायदा जिसको मिलना है वो है। अब है क्या कि अगर हम ट्रस्ट का सृजन केवल अपने बच्चे के लिए या अपने बच्चों के लिए या अपने परिवार के लिए कर रहे हैं तो ये क्या, कौन सा ट्रस्ट कहलाता है? ये प्राइवेट ट्रस्ट यानी कि व्यक्तिगत ट्रस्ट कहलाता है। ठीक है, हमने कहा भाई ये मकान है, इसको आप रख लीजिए, ये हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार की देखरेख के लिए इसका इस्तेमाल होता रहेगा, बच्चों की पढ़ाई पे इससे होने वाली जो इनकम होगी उसको खर्च करते रहिएगा। इस स्थिति में चूंकि हमारे बच्चे या हमारे परिवार से जुड़ा हुआ है, हमारे व्यक्तिगत लोगों से जुड़ा हुआ है, तो ये प्राइवेट हो जाएगा। लेकिन अगर यही ट्रस्ट ये कह दिया जाता कि भाई ये जो है पूरे जो भी गरीब बच्चे हैं उनके लिए, गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए इससे होने वाली इनकम का इस्तेमाल किया जाएगा, तो ये केवल हमारे परिवार तक सीमित नहीं रह गई बल्कि ये पब्लिक हो गई है। और इसलिए इस तरह के जो ट्रस्ट का सृजन होगा, जो ट्रस्ट क्रिएट होगा, वो कौन सा ट्रस्ट कहलाएगा? वो पब्लिक ट्रस्ट कहलाएगा। चलिए, आपको उम्मीद है कि पहली बात भी समझ में आ गई, दूसरी भी समझ में आ गई। और अब तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि एक्सप्रेस और डिक्लेयर्ड, एक्सप्रेस और डिक्लेयर्ड और इम्प्लाइड और प्रिज्यूम्ड। तो एक्सप्रेस का मतलब ये है कि देखिए, ट्रस्ट के लिए आप बेसिक 3 बातें समझ लीजिए। पहली तो सर्टेनिटी ऑफ, आशय की निश्चितता, आशय की निश्चितता होनी चाहिए। दूसरा, उद्देश्य की निश्चितता होनी चाहिए। और तीसरा जो आपका सब्जेक्ट मैटर है यानी कि विषय वस्तु, उसकी निश्चितता होनी चाहिए। यानी कि इंटेंशन की सर्टेनिटी होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट की सर्टेनिटी होनी चाहिए और विषय वस्तु यानी जो सब्जेक्ट मैटर है उसकी सर्टेनिटी होनी चाहिए। ये किसी भी ट्रस्ट के लिए सबसे एसेंशियल बातें हैं। ठीक है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि भाई ये बताइए एक ट्रस्ट के लिए क्या वैध एसेंशियल चीज़ें होती हैं? तो 3 चीज़ें तो होती हैं। फिर एक ट्रस्ट करने वाला होता है, एक ट्रस्टी होता है, एक बेनिफिशियरी होता है, ये चीज़ें भी आप उसमें जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन ये बन जाता है। अब है क्या, हम ये कह रहे हैं कि एक्सप्रेस और डिक्लेयर्ड। एक्सप्रेस कब होता है? जब हम ये कह दें कि भाई ये मेरा मकान है, ये आप इनको बी को कह रहे हैं कि स्पष्ट रूप से हम लिख के दे रहे हैं कि ऐसा है, जब ये 18 साल के हो जाएंगे तो अब इनको दे देना। ठीक है, या हमने ये पेन लिया हुआ है, हम ये कहते हैं कि इनको ये पेन आप इनको पहुंचा देना। तो जब इस तरह के मामले में ये बी जो है वो ट्रस्टी हैं, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, स्पष्ट रूप से मालूम है इनको क्या करना है। लेकिन अगर मान लीजिए यहीं पे हम ये मान लेंगे हमने कोई चीज़ खरीदी, मान लीजिए हमारा ये पेन खरीदा हुआ है और हमने पेन खरीदा और ख़रीदने के बाद बी को पकड़ा दिया, या कोई और मूल्यवान चीज़ समझ लीजिए, सोना चांदी समझ लीजिए, या कोई मकान समझ लीजिए कि हमने लेके इनको दे दिया, तो अब क्या है, हमने इसमें कुछ नहीं बोला कि इसका करना क्या है, तो माना ये जाएगा, प्रिज्यूम ये किया जाएगा, उपधारित ये किया जाएगा कि ये जो बी महोदय हैं, ये बी महोदय
इस पेन को, उस वैल्यूएबल चीज़ों को, उस मूल्यवान चीज़ों को ए के लिए धारित करेंगे, यानी कि ए के लिए ट्रस्टी हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही। यहाँ पे स्पष्ट रूप से, जहाँ पे एक्सप्रेस और डिक्लेयर्ड होता है, स्पष्ट रूप से बता दिया जाता है कि ये प्रॉपर्टी आपको किसके लिए दी जा रही है, आप किसके ट्रस्टी हैं। यहाँ जो प्रिज्यूम वाले मामले होते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जिनमें स्पष्ट रूप से ना समझ में आ रहे, लेकिन जो इसको उपधारणा कर ली जाती, लॉ जो है कंस्टिट्यूट करता है। कंस्टिट्यूट का मतलब होता है उपधारित करता है, व्याख्या करता है, कंस्ट्रक्शन का नियम होता है। कंस्ट्रक्शन यानी कि व्याख्या करता है कि ये ट्रस्ट का सृजन कर रहा है। हमने ये पेन खरीदे, मान लीजिए ये पेन जो है 1-1 लाख रुपए के हैं, समझ रहे हैं ना, 1-1 लाख रुपए की पेन है, हमने खरीद के, भी मेरे दोस्त हैं, हमने इनको दे दिए। तो हमने इनको ये तो नहीं कहा कि तुम ले लेना, और हमने कहा इसको रख लो। तो अब रख लेने का मतलब ये है, हमने उनको बोल दिया कि इसको रखो। अब क्या है कि ये बी जो हैं, ये इन पेनों को जो 1-1 लाख रुपए के हैं, ये मेरे लिए धारित करते हैं, मेरे लिए ट्रस्टी हैं, और जब हम इनसे मांगेंगे तो कहीं ना कहीं हमको वापस कर देंगे, ऐसा इम्प्लाइड में होता है। ठीक है, अब देखिए तीसरे वाले में ये जो कंस्ट्रक्शन वाला नियम है, कंस्ट्रक्टिव है। कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, फिर से इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। कंस्ट्रक्टिव में ये होता है कि हाँ, ये ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है। कंस्ट्रक्टिव जहां पे भी लिखा हो, आप इसको ऑपरेशन ऑफ लॉ समझ लेना। हम बताएंगे ऑपरेशन ऑफ लॉ कैसे। ठीक है, ऑपरेशन ऑफ लॉ, ठीक है, यानी कि विधि के क्रियान्वयन द्वारा। कैसे, बहुत बार ऐसा होता है कि ट्रस्ट का क्रिएशन तो नहीं होता लिखा पढ़ी में, लेकिन लॉ जो है, लॉ के तहत उसको ट्रस्ट मान लिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमको इन सी महोदय को कुछ पैसे देने थे, मान लीजिए 1 लाख रुपए हम इनको देना चाहते थे, लेकिन जिस तरह के कपड़े ये पहने थे उसी तरह के कपड़े ये भी पहन के आए, और हमने इनको सी समझ के बी को 1 लाख रुपए दे दिए। फिल्मों में खूब देखा जाता है, ठीक है ना। कौन सी पिक्चर थी, एक शायद शाहरुख खान की बादशाह थी, उसमें इस तरह से चीज़ें इधर उधर बदल जाती हैं। तो अब क्या हुआ कि ये जो बी को हमने बाय मिस्टेक ये जो 1 लाख रुपए दे दिए हैं, तो क्या ये बी इस प्रॉपर्टी के मालिक हो गए? बी इस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं हो गए, लेकिन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, विधि के क्रियान्वयन द्वारा बी हमारे लिए ट्रस्टी हैं, और ये हमारे लिए इस 1 लाख रुपए को धारित करते हैं और ये हमको वापस करेंगे। ट्रस्ट का मतलब ये होता है कोई चीज़ आपको दी जा रही है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको पूरा करके वापस कर देंगे। जैसे एक बार ऐसा भी हुआ कि आप लोगों ने भी सुना होगा कि किसी बंदे के बैंक अकाउंट में बहुत सारे रुपए आ गए, करोड़ों रुपए आ गए। अब सवाल ये है कि जब वो आ गए तो क्या ये जो करोड़ों रुपए उसके बैंक अकाउंट में गलती से आ गए, तो क्या वो खाता धारक या वो जो अकाउंट होल्डर था, क्या वो उसका मालिक बन गया? नहीं, मालिक नहीं बन गया। फिर क्या हुआ, वो उस बैंक के बिहाफ पर वो जो पैसा उसके अकाउंट में आया है वो ट्रस्टी बन गया। और यही कंस्ट्रक्टिव यानी प्रलक्षित कंस्ट्रक्शन का नियम है, या कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट का नियम है। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही है। फिर एक और होता है रिजल्टिंग का क्या मतलब होता है? रिजल्टिंग में भी कुछ ऐसे ही समझ लेते हैं, क्या है जिसको हिंदी में परिणामी कहते हैं। अब देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए कहाँ क्या मतलब है। सिंपल को साधारण कहते हैं, स्पेसिफिक को विशिष्ट ट्रस्ट कहते हैं, प्राइवेट को व्यक्तिगत ट्रस्ट कहते हैं, पब्लिक को सार्वजनिक ट्रस्ट कहते हैं, एक्सप्रेस या डिक्लेयर्ड को अभिव्यक्त या घोषित ट्रस्ट कहते हैं, इम्प्लाइड या प्रिज्यूम्ड को उपधारित ट्रस्ट कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव को प्रलक्षित ट्रस्ट कहते हैं, रिजल्टिंग को परिणामी ट्रस्ट कहते हैं, पिकेटरी को प्रार्थनात्मक ट्रस्ट कहते हैं, और सीक्रेट को गुप्त कहते हैं। समझ लेंगे, यहाँ तक हम लोग कंस्ट्रक्टिव तक समझ चुके हैं। रिजल्टिंग का मतलब समझ लेते हैं। रिजल्टिंग का मतलब ये होता है, आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं बाउंस बैक।
बाउंस बैक का क्या मतलब है, हम समझाते हैं इसको। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए हम एक प्रॉपर्टी सी को देना चाहते थे, ठीक है, और आपको ये मालूम है कि सी जो है किसी वजह से अभी प्रॉपर्टी डायरेक्ट गिफ्ट लेने की स्थिति में नहीं, तो हम इसको ट्रस्ट की नज़रिए से दे रहे हैं, या हमें लगता है कि ये मान लीजिए थोड़ा सा आदमी ठीक नहीं है, हम इसको पूरी प्रॉपर्टी देंगे, ये बेच खाएगा। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि यार ये अगर मेरी जिम्मेदारी है कि ये जिंदा भी रहे या इसकी ज़रूरतें भी पूरी होती रहें, तो हम क्या करेंगे कि ये बी को हमने प्रॉपर्टी दी, हमने कहा भाई इनके खर्चे जो हैं सी के पूरे करते रहना, या इनकी पढ़ाई लिखाई भी हो सकती है, अलग अलग परिस्थितियां हो सकती हैं, बहुत सारी हो सकती हैं, ठीक है। हमने इनको ये प्रॉपर्टी दी कि भाई सी को दे देना। अब जब हम ट्रस्ट कर रहे थे और ट्रस्ट करने के बाद हमें ये नहीं पता कि इनकी डेथ हो गई है, समझिएगा, इनकी डेथ हो गई, तो अब क्या होगा कि हमने आपको बताया कि आशय की निश्चितता होनी चाहिए, उद्देश्य इनके फायदे के लिए था। अब जो उद्देश्य था हमारा, यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट था, वही एक तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तब क्या होगा कि ये जो प्रॉपर्टी जो हम ट्रस्ट में इनको दे रहे थे, अब ये वापस हमारे पास आ जाएगी। इसी को रिजल्टिंग ट्रस्ट कहते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में आपने समझ लिया है, ठीक है, ठीक है ना। तो अगर ये हमको नहीं मालूम जिस वक्त हम ट्रस्ट कर रहे थे, ट्रस्ट का सृजन कर रहे थे, ट्रस्ट डीड लिख रहे थे कि इनकी डेथ हो चुकी है, तो ये प्रॉपर्टी वापस आ जाएगी। अब क्या है, फिर से देखते हैं। अगला पॉइंट है रिजल्टिंग, हो गया ये वाला है। प्रिकेटरी में क्या होता है, प्रार्थनात्मक में क्या होता है, प्रार्थनात्मक में क्या होता है। देखिए हमने आपको 3 बातें लिखाई हैं कि आशय की निश्चितता यानी कि सर्टेनिटी ऑफ इंटेंशन। किसी भी ट्रस्ट के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी कि सर्टेनिटी ऑफ इंटेंशन होनी चाहिए, दूसरी सर्टेनिटी ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि उद्देश्य की निश्चितता होनी चाहिए, तीसरा है विषय वस्तु यानी कि सब्जेक्ट मैटर की सर्टेनिटी होनी चाहिए। सब्जेक्ट मैटर विषय वस्तु यानी कि जो मकान था इसकी निश्चितता होनी चाहिए। हम ये कहें कि हमारा कानपुर वाला या लखनऊ वाला कोई मकान इनके खर्चे के लिए लो तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे आशय की निश्चितता वाला पॉइंट है। वो कैसे, यहाँ पे जब हम ये कहते हैं कि भाई हमने इनसे कहा ये मेरा मकान आप ले लो, ये मेरा मकान आप इनके ट्रस्ट के लिए ले लो, तो हमने स्पष्ट रूप से कहा ना कि मेरा मकान दे रहे हो, या हम अपना मकान दे रहे हैं, हम अपना मकान ये वाला इनके लिए ट्रस्ट के रूप में दे रहे हैं। लेकिन मान लीजिए अगर हम ये कह रहे होते कि हम ऐसा चाहते हैं, मेरी ये इच्छा है, मेरी ये मर्जी है कि हम अपना ये मकान इनको दें, तो यहाँ पे क्या होता है, ये बेसिकली प्रिकेटरी नेचर, इसको इसलिए प्रार्थनात्मक इसलिए कहा जा रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोड इस तरह के मामलों में इसकी व्याख्या करके ये मान लेता है कि ट्रस्ट का सृजन हुआ है, और कभी कभी ऐसा भी होता है क्योंकि स्पष्ट शब्द नहीं होते इसलिए ऐसे सृजन को, ऐसे क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट को मानने से मना भी कर देता है। तो ये बेसिकली सब इंग्लिश लॉ के नियम हैं। तो हम समझ ये पा रहे हैं कि ट्रस्ट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, ट्रस्ट का क्रिएशन सृजन करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपके जो शब्द हैं, जो भी आप रिटन में दे रहे हैं या ओरल में दे रहे हैं, स्पष्ट होने चाहिए। अगर उनमें थोड़ी संदिग्धता है तो फिर वो दिक्कत कर सकते हैं। और अगर इस नेचर में है कि हम चाहते हैं कि हम अपनी प्रॉपर्टी इनको दें या दे दें, इस तरह की जो डीड लिखी जा रही है उसमें अगर कोई इस तरह के शब्द हैं, तो फिर वो कोर्ट के इंटरप्रिटेशन पर निर्भर करता है। कभी कभी कोर्ट मान भी लेता है और कभी कभी नहीं भी मानता है, ठीक है। अब इसके बाद में सीक्रेट में क्या होता है, सीक्रेट ये है, ये सीक्रेट है। और सीक्रेट में क्या होता है, हमने आपको बताया कि प्रिकेटरी में क्या होता है, इंटेंशन क्लियर नहीं होता। लेकिन ये जो सीक्रेट वाला है, सीक्रेट वाले में क्या होता है कि इंटेंशन तो एकदम क्लियर होता है कि हाँ भाई हम अपनी प्रॉपर्टी इनको देने जा रहे हैं, हम चाहते हैं, हम दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि प्रॉपर्टी इनके सी के लिए इस्तेमाल की जाए और उसकी जिम्मेदारी बी को दे दी। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ होती, यहाँ पे कुछ फॉर्मेलिटीज़ रह जाती हैं जो ट्रस्ट डीड के लिए ज़रूरी होती हैं, उन फॉर्मेलिटीज़ को पूरा नहीं किया जा पाता, तो ये इस तरह के ट्रस्ट
फिर से सीक्रेट यानी गुप्त कैटेगरी में आ जाते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए जो भी ट्रस्ट होते हैं उनका रजिस्टर्ड होना ज़रूरी हो गया, उनके लिए विटनेस होने ज़रूरी हो गए। अब अगर या तो हमने इंटेंशन तो मेरा एकदम क्लियर है, लेकिन अगर ये फॉर्मेलिटीज़ नहीं रह गई तो ये जो थर्ड कैटेगरी के हैं ये वाले जो हैं, ये सीक्रेट या गुप्त वाले जो हैं, ये इस कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो आपको अगर इतना लिखना होगा, 2-2, 3-3 लाइनें भी लिख देंगे तो भी आपका पूरा पेपर मतलब पूरा आंसर हो जाएगा। और हम कोशिश ये करेंगे एक एक पॉइंट जो भी हमको लगता है शॉर्ट में आ सकते हैं, शॉर्ट वाले तो हम बता ही देंगे, और लॉन्ग में आपको ऐसे करके लिखना होगा। और नहीं भी बताएंगे तो इतना आपने समझ लिया है कि अपना आंसर बढ़िया से लिख डालेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।